This conference will now be recorded. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में बरकत अता करें और जिस काम के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उसके लिए भी उसमें हमारे लिए बेहतरी पैदा हो। हमारी डेफिनेशन है जो आज हम करने लगे हैं वो है डिविडेंड। ये सेक्शन 2 के अंदर मौजूद है और एग्जाम के अंदर और प्रैक्टिकली भी ये काफी ज्यादा इसके ऊपर बात हुई है। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि डिविडेंड जो है वो फाइनल टैक्स रिजीम में है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है। ये बेटा देख लीजिएगा, मेरे पास जो है ये 285 शो हो रहा है पेज। मैं आपको इसका बता देता हूँ कि बुक में कौन सा पेज है। ये चैप्टर नंबर 18 है। ये आपकी बुक के अंदर ये पेज है 469। ये आपकी बुक के अंदर जो पेज है यहाँ पर ये है 469। ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर जो बात हम कर रहे हैं वो क्या है उसको पहले हमने जरा वो देखना है। डिविडेंड एक तो ये है कि सिर्फ कैश की शक्ल में हो सकता है, जो आम सूरत में लोगों को मिलता है कि डिविडेंड लोगों को मिलता है और उसके ऊपर जो है वो जी वो मैं बताता हूँ बेटा, ये पूछ रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो डिविडेंड हम जो कंपनी हमें देती हैं, ये डिविडेंड क्या है? वो प्रॉफिट जो कंपनी हमें देती है अपने शेयर होल्डर्स को, उसको डिविडेंड कहते हैं। लॉ ने इसकी एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन दी। उसने कहा कि डिविडेंड जो है वो तमाम चीजें हैं। डिविडेंड इंक्लूड्स एनी डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिएगा वर्ड देखिएगा, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। जो एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को करती है उसको हम किसी सूरत में भी हो उसको हम डिविडेंड कहेंगे। और फिर उसने नीचे एक्सप्लेन कर दिया, शेयर होल्डर्स ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ इट्स एसेट्स इंक्लूडिंग मनी टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जो है वो देगी उसको हम डिविडेंड कहते हैं। राइट। मैं आपको जरा इसकी पहले एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। अच्छा जी, इशूड जो कैपिटल है, हम लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि कंपनी ने ₹10 का एक शेयर पर शेयर है उसका, और उसने नंबर ऑफ शेयर जो है वो 100,000 उसने शेयर इशू किए हुए हैं। राइट। अच्छा जी, अब इसमें देखिएगा कि हमारे पास 10 इंटू 100,000 जो है वो ये अमाउंट हमारे पास आ गई। हम हमारा इशूड कैपिटल ये आ गया, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसके इक्विटी, ये मैंने इसके ऊपर वो कर दी।
अच्छा जी, इसके बाद इसमें देखिएगा रिटेन्ड अर्निंग कह लें या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो वर्ड उसने यूज किया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो उसका लेट्स सपोज कि इस कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो 500,000 है। तो टोटल एक्टिविटीज की क्या हो जाएगी हमारे पास 1.5 मिलियन। ये जरा इसको आप जहन में रखिएगा कि हमारे पास जो इसकी एक्यूमुलेटेड अमाउंट मौजूद है वो ये है। ठीक है। अच्छा, अब लॉ ये कहता है कि ये कंपनी यानी इसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है 500,000। इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जो अपने शेयर होल्डर को जो भी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी इन द फॉर्म ऑफ कैश, ये देखिएगा पहले मैं आपको डेफिनेशन यहां से दिखाऊं, इन द फॉर्म ऑफ कैश, डिस्ट्रीब्यूशन, डिबेंचर्स और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। ठीक है, आगे फिर वही वर्ड है टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। डिबेंचर यानी कंपनी उसको चाहे तो अपने डिबेंचर दे सकती है, कोई डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दे सकती है। फिर वो कहता है जी ऑन द लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या जब वो लिक्विडेट हो रही हो उससे पहले वो जो भी उनको वापस करेगी पैसे वो भी उसमें डिविडेंड ही कहलाएंगे, या जिंदगी में कभी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करें, यानी ये जो आपको शेयर कैपिटल नजर आ रहा है यहाँ पर, ये जो शेयर कैपिटल आपको नजर आ रहा है दिस वन, इस तक भी ये जो शेयर कैपिटल आपको नजर आ रहा है इसको कंपनी कभी रिड्यूस करना चाहती है तो फिर भी जो उनको पैसे वापस करेगी वो भी इसमें शामिल होंगे। अच्छा, अब ये चार चीजें होगी, यानी तकरीबन ये चारों चीजें एक ही बनती हैं, ये चारों चीजें एक ही बनती हैं। इसका नटशल ये है कि एक कंपनी अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है कि जो कंपनी का प्रॉफिट हर साल फ्लो बैक होता है, यानी ईयर 1 के अंदर कंपनी को जो है वो प्रॉफिट हुआ 100,000 का। ठीक है, फिर उसके बाद उस इसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। फिर इसके अंदर उसको नेक्स्ट ईयर में 150 का हो गया। ठीक है, ये ऐड हो गया तो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना हो गया 250। ठीक है, फिर अगेन तो इस तरह से बनते बनते आज हमारे पास जो है वो 500,000 है। ये बात हमने यहाँ पर की हुई है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज अब देखिएगा, लेट्स सपोज कि मेरे पास इस कंपनी के, अब मैं लिक्विडेशन की बात समझाने लगा हूँ आपको। मैंने इस कंपनी का जो शेयर परचेज किया हुआ है वो मैंने परचेज किया हुआ है, मैंने 10,000 शेयर परचेज किए हुए हैं इस कंपनी के, लेट्स सपोज, और एक शेयर मैंने परचेज किया हुआ है ₹30 का, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, 30 का मैंने शेयर परचेज किया हुआ, तो मेरी कॉस्ट कितनी थी, टोटल मेरी कॉस्ट आ गई 10,000 इंटू 30। ठीक है, अब होता क्या है कि कंपनी लिक्विडेट होती है। अब सुनिएगा, कंपनी बंद हो गई, कंपनी ने मुझे क्या किया, अब जरा बात आपने जरा ध्यान से सुननी है। कंपनी लिक्विडेट हुई और कंपनी ने मुझे कहा कि ये 10,000 जो शेयर्स आपके पास हैं ये हमें वापस कर दे और हमसे पैसे ले जाए। क्या करें, हमसे पैसे आके ले जाए। मेरे शेयर्स कितने के थे 300,000 की, ये बात आपने नोट करनी है। मैं ये शेयर्स कंपनी के पास लेकर गया तो कंपनी ने मुझे ये शेयर्स वापस लेके मुझे पेमेंट कर दी। कंपनी ने 500,000 की, 5 लाख रुपए की। उन्होंने कहा जी ये हमने कंपनी के तमाम एसेट्स बेच दिए हैं और आपको हमने 500,000 की पेमेंट कर दी है। अब जरा इसको देखिएगा, बात को जरा थोड़ा सा आपने गौर से सुनना है। आपको याद होगा कि कैपिटल गेन्स के अंदर हमने बात की थी कि कैपिटल गेन से क्या मुराद है। कैपिटल गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस इसकी जो कॉस्ट है। अगर तो ये मैं 5 लाख के शेयर बेचता तो मेरा गेन कितना आना था, सेल प्राइस 500,000 और माइनस 300, तो मेरा मैं कहता ये मेरा कैपिटल गेन जो है वो 200,000 है, 2 लाख रुपया। यानी मैंने 3 लाख की चीज जो थी 300,000 की मैंने बेच दी 500,000 के अंदर, तो ये मेरा गेन आ गया।
लेकिन लॉ ये कहता है जो आपकी लिक्विडेशन हुई है उसके अंदर ये जो आपको पैसे मिले हैं, राइट, उसकी पहले क्या होगी कि इसमें से डिविडेंड माइनस होगा। सबसे पहले क्या होगा, इसमें से डिविडेंड माइनस होगा। अब देखिएगा डिविडेंड की कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ये देखिएगा क्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1 लाख। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। मैं क्यूमुलेटेड प्रॉफिट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी फिगर, और चले ऐसे रहने देते हैं। तो अब डिविडेंड की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, डिविडेंड कैसे होगा हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख, सॉरी क्यूमुलेटेड 5 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1 लाख। यानी कंपनी ने 5 लाख, यानी अब हम क्या करेंगे, लिक्विडेशन के टाइम के ऊपर 5 लाख को डिविडेंड समझा जाएगा, क्योंकि कंपनी बंद हो चुकी है ना, और ये 5 लाख का 5 लाख कंपनी ने क्या कर दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है। ये बात नोट करने वाली है। तो 5 लाख और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं ये, तो अगर हम इसको 5 लाख को 1 लाख पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, यानी 5 रुपए पर शेयर जो है ये डिविडेंड हर शेयर होल्डर को दिया गया इसके ऊपर। मुझे अब देखें मुझे कितना डिविडेंड मिला। अब देखिएगा मेरे नंबर ऑफ शेयर कितने थे, मेरे पास जो थे वो थे 10,000, ठीक है, ये मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स मौजूद थे। ठीक है, मेरे पास थे, और अगर मुझे शेयर अगर मिला हो 5 रुपए एक का, तो मैं कहूंगा टोटल डिविडेंड जो मुझे रिसीव हुआ 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो मैं कहूंगा मुझे 50,000 डिविडेंड रिसीव हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस पेमेंट में से हम लेस कर देंगे डिविडेंड जो कंपनी ने मुझे पैसे दिए, तो माइनस डिविडेंड। तो मैं कहूंगा कि मुझे जो कंपनी से पैसे मिले हैं, शेयर की जो प्राइस मिली है ना, शेयर प्राइस जो मुझे मिली है वो है 450। अब जरा इस बात को नोट कीजिएगा, एक मेरे पास है सेल प्राइस 450 और दूसरा मेरे पास कॉस्ट है 300,000 की। ठीक है, इसको मैं ब्लू करता हूं। अब मेरे पास इसकी मैं प्रेजेंटेशन कैसे करूंगा, अब ये बात आपने गौर से सुननी है। मेरे पास मैं लिखूंगा कैपिटल गेन्स, तो मैं लिखूंगा सेल प्राइस 450, कॉस्ट, बेटा कॉस्ट की आपका सिलेबस तो खत्म हो चुका हुआ है, आप बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। माइनस कॉस्ट जो है ना ये आएगी, तो मेरा कैपिटल गेन कितना आएगा, दिस प्लस दिस 150,000। ये मेरा कैपिटल गेन अपने उसमें मैं हेडिंग दूंगा। अब जरा देखिएगा, उसके बाद मैं जाके लिखूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैं यहां लिखूंगा डिविडेंड, और वो डिविडेंड आ जाएगा मेरा 50,000। तो मेरे से अगर कोई पूछे कि जनाब आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, तो मैं कहूंगा जी 150 प्लस 50,000, टोटल मेरी इनकम जो है वो 200,000 है। वो कैसे, ठीक है ना, ये हमारे पास मौजूद है 2 लाख रुपया। तो कैपिटल गेन जो है, बेटा पहले आपकी बड़ी मेहरबानी इस पे फोकस करें, मेरे लेक्चर के ऊपर मेरा लेक्चर ना डिस्टर्ब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड लीव द क्लास प्लीज। ऐसे बार बार आप, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्लास पढ़ रहे हैं या आप जो है ना वो मैसेजिंग पे लगे हुए हैं। पहले आप फोकस में उसके ऊपर तो फोकस करें ना जो मैं काम करवा रहा हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी जी। कैपिटल गेन मेरे पास आ गया, और उसके बाद डिविडेंड जो है, तो मेरे पास मेरी टोटल जो टैक्सेबल इनकम आ गई वो 200,000 है। तो दोबारा जरा इसमें देखिएगा कि मैंने क्या किया। जो चीज इसमें समझने वाली है कि लॉ ये कहता है, सेक्शन 2 हमें ये बताता है कि जो एक्यूमुलेट, जब कंपनी जो है वो होगी, लिक्विडेट होगी, उस टाइम के ऊपर, जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो उस टाइम के ऊपर जो है
जो भी क्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो क्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जो है वो डिविडेंड गिना जाएगा। तो हमने कहा कि हमारे पास इस वक्त जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था उसको हम क्या समझेंगे, डिविडेंड समझेंगे, ठीक है, उसको हम डिविडेंड समझेंगे। और हमने कहा कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 100,000 है, तो हम कहेंगे डिविडेंड पर शेयर कितना आ गया, वो ₹5 आ गया। तो मेरे पास कितने शेयर थे, 10,000, तो टोटल डिविडेंड कितना हो गया मेरे पास, 50,000। कंपनी ने मुझे पेमेंट की है टोटल 500,000 की, ये देखिएगा, ये पेमेंट मुझे की है कंपनी ने। कंपनी लिक्विडेट हो गई, बंद हो गई, उसने मुझे 5 लाख की पेमेंट की है। उस पेमेंट में से मैंने क्या किया, 50,000 जो है वो मैंने माइनस कर दिया। तो क्या हुआ, मेरे पास कितनी प्राइस आ गई, 450। तो 450 में से मैंने ये शेयर परचेज किए थे 300,000 के, 150 1.5 लाख रुपए मेरा आ गया। अच्छा अब जरा देखिएगा, हमने एक बात की थी सेक्शन 37 के अंदर। सेक्शन 37 ये कहता है कि अगर कोई लिक्विडेशन के टाइम के ऊपर किसी शेयर होल्डर को जो उसकी प्राइस मिलेगी, डिस्पोजल होगी, तो वो एग्जेम्प्ट होगी। तो लिहाजा ये जो शेयर हैं हमारे अंडर नॉन रिकग्निशन रूल्स, ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो इसमें हमारी जो इनकम 2 लाख है, इसमें से 150,000 क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। ये सेक्शन 37 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारी असल टैक्सेबल इनकम जो आएगी वो सिर्फ कितनी आएगी, 50,000। और इसका रेट ऑफ टैक्स कितना है, 15%, ठीक है। तो इस पे टोटल टैक्स हमें कितना देना है, 0.15। हमें सिर्फ 7,500 टैक्स इसके ऊपर देना। ये बात, यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पहले पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा बता दूं, 300,000 के मैंने शेयर परचेज किए थे, मुझे कंपनी से 5 लाख मिला। उस 5 लाख में से मैंने बाय लॉ जो है, मैंने क्या किया कि उसमें से 50,000 रुपया माइनस किया। वो कैसे 50,000 की कैलकुलेशन हुई, वो ऐसे कैलकुलेशन हुई कि इसमें जो डिविडेंड था, जो लॉ कहता है जब कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी तो उस वक्त उसका जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उसको डिविडेंड समझा जाएगा, उस अमाउंट तक डिविडेंड समझा जाएगा। तो मेरे पास कितना है, ये 5 लाख रुपया। तो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 1 लाख। जब इसको डिवाइड किया तो हमने कहा इस वक्त कंपनी का जो है वो डिविडेंड पर शेयर कितना है, 500,000, ठीक है। तो मेरे पास चूंकि 10,000 शेयर थे, तो मैंने कहा मुझे कितना डिविडेंड मिला, तो इसको जब आपसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 50,000। तो ये 50,000 मैंने जो टोटल पेमेंट में से माइनस किया, तो मैंने कहा कंपनी ने मुझे इस शेयर के अगेंस्ट 400,000 की पेमेंट की है। तो मैंने क्या किया कि इस 450,000 में से 300,000 को माइनस किया, तो मेरे पास कितनी कैपिटल गेन आ गया, 150,000। क्योंकि शेयर्स को बेचने से जो गेन आता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। ये एग्जाम्प्ट क्यों हुआ, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेट होगी और उसके लिक्विडेट होने से शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट होगी वो कहां पर जाएगी, उसकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ठीक है, नॉन रिकग्निशन रूल्स में चली जाएगी। अब आ गया डिविडेंड। इसमें डिविडेंड कितना था, 450। डिविडेंड आपको पता है टोटली टैक्सेबल होता है और इसका रेट कितना, 7.5%, सॉरी 15% है। 15% जो है उसका टैक्स रेट है, ये आपने याद करना है, 15%। तो जब हमने इसका 15% लिया तो हमें सिर्फ इसके ऊपर कितना टैक्स पे करना है, 7,500, ये वाला अमाउंट पे करनी है, ठीक है जी। चलें जी, अब चलते हैं दोबारा अपनी डेफिनेशन के ऊपर। अच्छा अब इसका एक पास पेपर है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितने सारे क्वेश्चन इसके पास पेपर में आपकी किताब के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 23, 20, ये सारे आपकी बुक में मौजूद हैं। ये देखिएगा जरा, ये देखिए, ये कहता है कि ये दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बेटा डिविडेंड 15% टैक्स होगा, एग्जाम्प्ट नहीं मैंने कहा।
ये मैंने कब कहा कि ये एग्जाम्प्ट होगा? डिविडेंड टैक्स होगा 15% के ऊपर, कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होगा। डिविडेंड तो एग्जाम्प्ट कभी भी नहीं मैंने कहा, सिर्फ एक ही डिविडेंड एग्जाम्प्ट होता है कि अगर आपको वो कंपनी से मिले और वो अपनी एग्रीकल्चरल इनकम में से दे। ये देखिएगा जरा क्वेश्चन, you are a tax partner in a local firm of chartered accountants. You have been approached by some of the client for the opinion of the possible tax implication treatment of certain matters under the provision of blah blah. अब आ जाएंगे on 31st of July X9, तो टैक्स ईयर कौन सा होगा? X10 जो भी होगा। Noble received a notice from officer of Inland Revenue asking it to deposit withholding tax of this in respect of our loan। नहीं, ये तो क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये तो कोई और चीज आ गई। ये वाला नहीं है। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि हमारी किताब में कहां पर पड़ा। ये वाला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आपकी बुक का पेज नंबर है 478। ये देखिएगा 470, सितंबर 2002 के अंदर ये क्वेश्चन टेस्ट हुआ हुआ। कहता जी रोज कंपनी लिमिटेड हैज अ पेड अप कैपिटल ऑफ 5 मिलियन, 5 मिलियन का उसका कैपिटल है। चले हम लिख लेते हैं उसी तरह एक्सेप्ट। चले कंसिस्टिंग ऑफ 500,000 शेयर, 5 लाख उसके शेयर्स हैं, ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है। शेयर होते हैं ना जो कंपनी इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को, उसको शेयर्स कहते हैं। ये ऑन 30th June द कंपनीज बैलेंस शीट शोज अ क्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ दिस 1.15 लाख रुपए, 1.5 मिलियन। लास्ट ईयर द कंपनी हैज क्रिएटेड अ रिजर्व ऑफ 1 मिलियन, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। द कंपनी हैज टू बी लिक्विडेटेड, कंपनी बंद होने लगी है, तो ये सारी की सारी अमाउंट हमारे लिए क्या बन जाएगी? डिविडेंड। द ऑफिशियल लिक्विडेटर रियलाइज्ड 6.5 मिलियन, और जो ऑफिशियल लिक्विडेटर था उसने तमाम एसेट्स को बेच दिया और उसको 65 लाख रुपया मिला। एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द शेयर होल्डर वाज मेड, और उसको शेयर होल्डर में बेच दिया एट द रेट ऑफ 13 पर शेयर। Shivani Group owns 200,000 shares in the company. How much of the amount received by Shivani Group is dividend? Please explain your answer। ये सवाल हमसे किया जा रहा है। चलें हम उसी तरह एक्सेल शीट के ऊपर जाके इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। इसको मैं जरा अरेज कर दूं। ये देखिएगा कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, ठीक है। उसने कहा जी 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं उसके? 500,000। तो टोटल कंपनी का शेयर कैपिटल कितना हो गया हमारे पास? 10 into 500,000, 5 मिलियन, ये हमारे पास हो गया। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है उसका? उसने हमें बता दिया जी 1.5 मिलियन, हमने 15 लाख रुपया लिख लिया, ये हो गया, ठीक है। सबसे पहले अब लिखे देखिएगा शिवानी ग्रुप जो है उसके पास कितने शेयर हैं? शिवानी ग्रुप के पास कितने शेयर्स हैं? 2 लाख, ठीक हो गया। अब देखेंगे शिवानी ग्रुप को कितने पैसे मिले हैं? रिसीव्ड पेमेंट रिसीव्ड बाय द शिवानी ग्रुप 13 पर शेयर, उसको 3 रुपए पर शेयर मिले हैं, और उसके पास 2 लाख शेयर है। ये है सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास।
और उसको पैसे मिले हैं ₹13 पर शेयर। तो टोटल पेमेंट मिली 2 लाख इंटू 13, तो शिवानी को 26 लाख रुपया मिला है। तो इसमें मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम डिविडेंड रिसीव इसमें से माइनस करेंगे। डिविडेंड क्या करते हैं, इसमें से माइनस करेंगे। अब डिविडेंड की कैलकुलेशन करते हैं। डिविडेंड कितना हो गया कंपनी का, 15 लाख, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इसको कर देंगे डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। तो हम करेंगे 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हैं इसके, 5 लाख। तो 3 रुपए इसमें डिविडेंड पर शेयर वो हमारे पास आ गया। तो हमारे पास शेयर्स कितने हैं, 2 लाख, ठीक है। तो हम कहेंगे हमें डिविडेंड कितना मिला, वो मिला हमें 3 रुपए पर शेयर। तो हम करेंगे 2 लाख इंटू 3। तो हम कहेंगे कि इस 26 लाख में हमारे पास कितनी अमाउंट है, 6 लाख रुपया पर शेयर, ठीक है। 6 लाख रुपया हमारा डिविडेंड था। असल में सवाल इसमें सिर्फ यही था कि आप बताएं कि शिवानी ग्रुप को डिविडेंड कितना है। तो आप सिर्फ सवाल में ये बताएंगे कि जनाब जो शिवानी ग्रुप है उसके पास हाउ मच अमाउंट ऑफ रिसीव्ड बाय द शिवानी ग्रुप इज डिविडेंड। तो आप क्वेश्चन में सबसे पहले डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। आप जो 15 लाख रुपया है उसको नंबर ऑफ शेयर पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 3 रुपए आंसर आ जाएगा। तो आप बताएंगे कि जनाब इस 13 रुपए में 3 रुपए जो है वो क्या है, उसका डिविडेंड है, ठीक है। तो आप 3 को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके उसे बताएंगे कि जनाब ये 6 लाख रुपया उसका डिविडेंड है। अच्छा, तो यहाँ पर आपने टैक्स नहीं बताना क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है। यहाँ आपने टैक्स नहीं बताना क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है। तो लिहाजा सिर्फ आप बताएंगे 6 लाख रुपए इसमें डिविडेंड है। प्लीज एक्सप्लेन योर आंसर। और ये तो आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो इंशाल्लाह इसमें 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। चलें जी, अब दोबारा चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो पहली चीजों का हमने एक्सप्लेन कर लिया। अच्छा, इसमें आगे एक पॉइंट है ई। अभी मैं ई नहीं एक्सप्लेन कर रहा आपको, नहीं अदर रिजर्व वो पूछ रहे हैं कि अदर रिजर्व कंसीडर होंगे नहीं होंगे। अभी चलते हैं एफ के ऊपर। ये लिखा हुआ है रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी ऑपरेटेड इन पाकिस्तान विद फ्यू एक्सेप्शन। अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है, राइट, कोई फॉरेन कंपनी है और उसकी ब्रांच पाकिस्तान में काम कर रही है और वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो पाकिस्तान से बाहर बेचती है, तो उस कंपनी के लिए क्या होगा, वो डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसकी अगर एग्जांपल कोड करूं तो वो देखिएगा। हम कहते हैं कि एक कंपनी जो है वो पाकिस्तान में, उसका नाम वो है XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड कंपनी है और इसका जो फॉरेन कंट्रोलर है पाकिस्तान से बाहर, वो है UK PLC। उसके पास शेयर मौजूद है। ये पाकिस्तानी कंपनी है, ये UK की कंपनी है। पाकिस्तानी कंपनी की इस वक्त सेल्स है लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये उसके एडमिन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। और उसका प्रॉफिट जो है वो टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन उसकी मौजूद है, और ये उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये देखिए, तो लेट्स सपोज कि इसकी जो सेल आ रही है, मैं इसको जरा कॉमास लगा लूं ताकि मुझे भी पढ़ने में आसानी हो। मैं कहता हूं कि इसकी सेल जो है वो है 5 मिलियन की और कॉस्ट ऑफ सेल जो है उसकी 2 मिलियन की है, और इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 5 माइनस दिस, ये इसका GP आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। एडमिन एक्सपेंसेस हम करते हैं किसके, 1 मिलियन के हैं, अज्यूम करें, तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 2 मिलियन का। प्रोविजन हमने क्रिएट की इसकी 29% की, लेट्स सपोज दिस इनटू 0.29, तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया हमारे पास, ये। अब जरा इस फिगर को फोकस कीजिएगा जो आपको नजर आ रही है कि इस कंपनी का जो के
एक यूके पीएलसी की फॉरेनर है, उसकी कंपनी है, उसकी ब्रांच है पाकिस्तान के अंदर, उसकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो है 1.42 मिलियन, ये उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब देखिएगा, अब मैं मुख्तलिफ सिचुएशंस बनाता हूँ। नंबर 1 में कहता हूँ कि जो यूके पीएलसी है, ये जो XYZ है, ये यूके पीएलसी को यहाँ से अमाउंट ट्रांसफर करती है। ठीक है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, 3, 4 ऐसे हम बनाते हैं। अगर तो ये इसको 5 लाख रुपया ट्रांसफर करती है पाकिस्तान से बाहर, तो सवाल ये है कि डिविडेंड कितना गिना जाएगा, किसके लिए? यूके पीएलसी का। ये डिविडेंड किसका होगा? यूके पीएलसी का, क्योंकि पैसे तो इसको मिल रहे हैं। तो लॉ ये कहता है कि ये जो 5 लाख है ये इस प्रॉफिट के अंदर है ना, तो लिहाजा 5 लाख रुपया ही इसका डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। अगर ये करती है इसको 10 लाख रुपया, तो 10 लाख रुपया ही उसका यूके पीएलसी का गिना जाएगा। अगर ये कंपनी करती है 15 लाख रुपया, उसको ट्रांसफर XYZ यूके पीएलसी को 1.5 मिलियन ट्रांसफर करती है, तो फिर कितना डिविडेंड गिना जाएगा? मैक्सिमम ये, यानी इस तरह गिना जाएगा। बाकी सारी अमाउंट सिर्फ इसकी रिसीट गिनी जाएगी, वो डिविडेंड की डेफिनेशन में नहीं आएगी। लेट्स सपोज कि अगर ये करती है 20 लाख, पाकिस्तानी कंपनी अपने फॉरेनर को ये ट्रांसफर करती है, उसकी जो ब्रांच है, तो फिर डिविडेंड कितना ट्रीट किया जाएगा? फिर भी ये वाला। अगर ये 30 लाख करती है तो फिर भी कितना गिना जाएगा? 1.4। यानी दोबारा सुनिएगा, अगर कोई फॉरेन ब्रांच पाकिस्तान में मौजूद है किसी कंपनी की, और पाकिस्तान से वो ट्रांसफर करती है कोई अमाउंट अपने उसको, जो उसका वहां पर कंट्रोलर है उसको ट्रांसफर करती है, तो उससे क्या होगा कि उसकी मैक्सिमम जो अमाउंट ट्रांसफर करेगी वो इस हद तक डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। पहली सिचुएशन में उसने 500,000, तो वही हमने डिविडेंड, इस पे उसने टैक्स देना है। यूके पीएलसी ने पाकिस्तान में इस अमाउंट पे टैक्स देना है, राइट? या इस सिचुएशन में उसने 10 लाख पे टैक्स देना है। अब चूंकि अमाउंट, ये वाली जो अमाउंट है ये इससे बढ़ चुकी हुई है, तो लिहाजा मैक्सिमम जो उसका डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा वो ये है। अब अगली तीनों सिचुएशन में देखें कि ये वाली अमाउंट उसकी गिनी जाएगी। तो ये सिचुएशन थी डिविडेंड की। ओके, अच्छा जी, अब हम चलते हैं दोबारा, उसकी एक लास्ट आइटम बच गई है, ये देखिएगा। कहता जी लोन और एडवांस और लोन बाय प्राइवेट कंपनी ट्रीटेड एज डिविडेंड। ये एक डिफरेंट चीज है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी डिविडेंड अपने एडवांस दे या लोन दे, किसको? अपने मेंबर्स को। अब ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन रही है यहाँ पर आके। ये क्यों सिचुएशन बन रही है कि भाई एक प्राइवेट कंपनी का एक मेंबर है, और वो मेंबर जो है वो क्या कर रहा है कि वो अपनी कंपनी से लोन ले रहा है या एडवांस ले रहा है, जो उसने वापस करना है, लेकिन लॉ कहता है कि उसका क्या बनेगा? डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, लोन और एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated profit to the shareholder by a private company as defined in the Companies Act or by a trust including any payment to the shareholder for his individual benefit shall be treated as dividend। ठीक है, तो उसका, हाँ, अगर उस कंपनी का काम ही कर्जा देना तो फिर नहीं। ये देखिएगा, अगर उस कंपनी का, आप किसी ऐसी कंपनी के पार्टनर हैं, शेयर होल्डर हैं, जिसका काम लोन देना है, तो फिर नहीं ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा जो है वो उसका, अगर आप लोन लेंगे, एडवांस लेंगे, तो ये बन जाएगा। चलें दोबारा अपनी उसी एग्जांपल के ऊपर हम चलते हैं, जो पहली एग्जांपल थी ये वाली। ठीक है, ये हम जरा इस एग्जांपल को यहाँ पर इसको कॉपी करें और यहाँ पर जाके मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी ये लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, ये प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए। ये प्राइवेट कंपनी कौन सी है? ये बेटा, ये बात ध्यान से देखना है कि ये कंपनी
प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है, पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं दोबारा आपको डिफरेंस समझा दूं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का। लेट्स सपोज कि हमारे मुल्क में एक है ABC लिमिटेड। पहले मैं टैक्स में आपको समझाने लगा, पहले एक मैं आपको इनकम टैक्स में और कंपनी लॉ में क्या फर्क होता है, ये मैं थोड़ा सा फर्क दोबारा आपको समझा दूं। कंपनी लॉ में जिस कंपनी के साथ प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता उसको हम पब्लिक कंपनी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनकम टैक्स के लिए ये देखना जरूरी होता है कि आप ये कंपनी लिस्टेड है या नहीं है, लिस्टेड और नॉट। हम कहते हैं ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं इसको, इनकम टैक्स में हम इसे कहेंगे कि ये हमारे लिए प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि इसका लिस्ट होना लाजमी था, हालांकि कंपनी लॉ में ये पब्लिक कंपनी है। मैं कहता हूं XYZ लिमिटेड कंपनी है, ये लिस्टेड है, यस, तो हमारे लिए क्या है, फिर इसको हम कहेंगे ये पब्लिक कंपनी है, और इसके हम अगर शेयर बेचेंगे तो ये सिक्योरिटीज कहलाएंगे। आपको याद है सिक्योरिटीज सेपरेट ब्लॉक में जाएगी, तो कंपनी लॉ में तो ये है ही पब्लिक, ठीक है। अब देखिएगा, हम कहते हैं कि हमारे लिए एक कंपनी है KLM प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड जो है ना ये कंपनी है, तो जिसके साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है ये कंपनी लॉ में होती ही प्राइवेट है, इसका जो है वो लिस्ट होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ये बात याद रखें, ठीक है। तो और जाहिर बात है कि ये लिस्टेड भी नहीं होती, तो हमारे लिए क्या है कि ये प्राइवेट कंपनी कहलाएगी, ठीक होगी बात। तो ये फर्क है, दोबारा सुन लें। इनकम टैक्स के अंदर जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ये कंपनी लिस्टेड है तो पब्लिक कंपनी है, नहीं लिस्टेड तो ये प्राइवेट कंपनी है, हमारे लिए ये क्राइटेरिया है। या इसके अलावा और भी हो सकता है कि अगर इसके 50% या उससे ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास हो या फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, हम उस बहस में भी नहीं जा रहे। यहाँ जो बहस चल रही है वो ये है कि ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए कंपनी लॉ में। अगर ये कंपनी ये वाली है ABC लिमिटेड, ये वाली कंपनी है, राइट, तो हम इस कंपनी की बात नहीं कर रहे क्योंकि ये कंपनी लॉ में पब्लिक कंपनी है। तो यहाँ पर जो बात अहम है वो ये वाली है कि ये कंपनी प्राइवेट कंपनी कहाँ होनी चाहिए, कंपनी लॉ के अंदर होनी चाहिए, उसका ये है जिसके साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, ये उसकी बात हो रही है। अब देखिएगा, मैं इससे क्या करता हूँ, लोन लेता हूँ साल के एंड के ऊपर, हमारा टैक्स ईयर 2022, मैंने लोन ले लिया इससे 3 लाख रुपया। सवाल ये है कि क्या ये एंड पे मैंने वापस कर दिया, आंसर इज नो। तो लॉ कहता है कि डॉक्टर साहब आपने इसके ऊपर मुझे टैक्स देना है, हालांकि मैंने लोन लिया हुआ है, तो मुझे टैक्स ईयर 2022 में क्या करना है कि इस अमाउंट के ऊपर 15% टैक्स जमा करवाना है, विच इज 45,000, ठीक है, हालांकि मेरे पास लोन है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मैंने ये टैक्स पैसे वापस कर दिए हैं, साल में लिए और साल के दौरान ही पैसे वापस कर दिए, तो लॉ कहता फिर तुमने कोई टैक्स नहीं देना क्योंकि तुमने पैसे लेके वापस कर दिए। चले हम कहते हैं कि पहली सिचुएशन में जाते हैं कि मैंने ये पैसे वापस नहीं किए, तो मेरा ये टैक्स दे दिया। नेक्स्ट ईयर आ गया, टैक्स ईयर 2023, तो मैंने यहाँ ये पैसे रिटर्न कर दिए कंपनी को, पैसा जो लोन लिया था वो वापस कर दिए, ठीक है। जब मैंने पैसे ये वापस किए तो अब लॉ ये कहता है कि ये जो 45,000 रुपए है तुम मेरे से रिफंड ले लो, तो मैं क्या करूंगा, टैक्स ईयर अगले टैक्स ईयर में जाके ये 45,000 मैं रिफंड क्लेम करूंगा, ये सिचुएशन बनती है। तो ये इसमें एक इशू था कि ये हमारा रिफंड जो प्राइवेट कंपनी से अगर आप पैसे लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपके लिए टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। अच्छा, अब ये सवाल इंडिपेंडेंट एग्जाम में एक तरीके से आ सकता है, अगर आप वो ध्यान से सुनिएगा। लॉ आपको कहे, अगर आप एग्जामिनर आपसे कहे कि अगर कोई शख्स लोन ले, ठीक है ना, वो सवाल ये करता है कि अंडर व्हाट
circumstances loan or advance shall be taxable in Pakistan। किन हालात के अंदर जो है लोन या एडवांस पाकिस्तान में टैक्सेबल होगा? तो क्या सिचुएशन होगी, सुनिएगा। नंबर 1, आपको याद होगा कि हमने एम्प्लॉय सैलरी में पढ़ा था कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से लोन ले और वो लोन अमाउंट जो है वो एक्सीड कर जाए 1 मिलियन से, याद है, तो वो जो है उसके ऊपर उसको 10% टैक्स देना है। या आप ये सिचुएशन लिखेंगे, अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द लोन शैल बी टैक्सेबल इन पाकिस्तान इफ एन एम्प्लॉय टेक्स लोन फ्रॉम द एम्प्लॉयर एक्सीडिंग ₹1 million, then he has to pay then the 10% of this amount shall be treated as taxable income। दूसरा, अगर आपको याद होगा सेक्शन 39 के अंदर हमने एक बात की थी, हमने उसमें कहा था कि अगर किसी ने लोन या एडवांस लिया कैश की शक्ल में तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा, टोटली टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसका भी आप रेफरेंस देंगे, इफ अ पर्सन टेक्स लोन or advance from any person in the form of cash other than business transactions, then it shall be treated as, या गिफ्ट भी ले तो वो क्या बन जाएगा, उसके लिए टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन आप इसमें फिर ये लिखेंगे कि इफ अ शेयर होल्डर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी टेक्स अ लोन from the company and which is still pending at the year end, then it shall be treated as डिविडेंड इनकम फॉर दैट पर्सन और वो टोटली टैक्सेबल होगा। तो ये 3 सिचुएशन मैंने आपको इकट्ठी करके बता दी कि ये डिविडेंड इनकम ट्रीट की जाएगी, राइट। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं। कितनी सिचुएशन है? नंबर 1 सुनिएगा, डिविडेंड को आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिविडेंड किसी भी शक्ल में, ठीक है। पहली जो 5 सिचुएशंस हैं A B C D E, यहाँ पर बात की जा रही है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। चलें, अच्छा इसी सिचुएशन को थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूं। ये जो सिचुएशन थी दिस वन, अगर मैंने लोन ले लिया 10 लाख रुपए का, तो फिर मेरा डिविडेंड कितना ट्रीट किया जाएगा? फिर 5 लाख रुपया, क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम इस कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो 5 लाख रुपया है, लिहाजा 10 लाख रुपया डिविडेंड नहीं होगा, 10 लाख रुपया डिविडेंड नहीं होगा। मेरी जो डिविडेंड की अमाउंट होगी वो कितनी होगी? 5 लाख रुपया, क्योंकि मैक्सिमम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक होगा तो मुझे 5 लाख का 15% पे करना, ठीक है। अच्छा ये पूछ रहे हैं जी, ये एक्सप्लेन कर दे कि ये क्या है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी वाला। देखें यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है कि अगर कोई साहब जो है ऐसी कंपनी जिसके साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, और उस कंपनी से लोन लेते हैं, उस कंपनी से क्या करते हैं, लोन लेते हैं, और वो पेंडिंग होता है, तो वो अमाउंट उनके लिए क्या गिनी जाएगी, उनके लिए डिविडेंड गिनी जाएगी। हालांकि वो लोन है लेकिन उनके अमाउंट में टैक्स हो जाएगी, ये बात यहाँ की जा रही है। मैंने आपको एडिशनली एक बात बताई जिसका पॉसिबल था कि मेरे टॉपिक के साथ कोई ताल्लुक ना हो, आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने कहा कि कंपनी लॉ के अंदर प्राइवेट और पब्लिक का जो लिंक होता है ना, वो यहाँ लिखने से होता है कि यहाँ प्राइवेट या पब्लिक लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। इसका बिल्कुल सिंपल रूल होता है कि कंपनी के साथ पब्लिक या प्राइवेट लिखा हुआ है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है कंपनी लॉ के अंदर। ये बात इनकम टैक्स के अंदर यहाँ प्राइवेट या पब्लिक लिखना कोई जरूरी नहीं होता। इनकम टैक्स के लिए ये क्राइटेरिया है कि क्या ये कंपनी इसमें लिस्टेड है या नहीं है। अगर ये लिस्टेड है तो ये हमारे लिए पब्लिक है, अगर ये लिस्टेड नहीं है तो हमारे लिए लिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं है। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि अगर ये प्राइवेट कंपनी होगी तो ये नॉर्मल टैक्स में इसका गेन जाएगा, अगर ये पब्लिक कंपनी होगी तो ये सेपरेट ब्लॉक में चली जाएगी कैपिटल गेन के अंदर, और इसका टैक्स रेट जो है वो हम पढ़ चुके हुए हैं कि इसके टैक्स रेट भी डिफरेंट है। ये बात मैंने बताई है। तो इनकम टैक्स में पब्लिक और प्राइवेट से टैक्स में फर्क पड़ता है।
जबकि उसमें फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैंने बताई। ठीक है जी। जी, तो ये मैं आपको अभी जो था एक डिविडेंड का हमारा इसमें टॉपिक पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको जरा एक्सप्लेन किया कि ये हमारे डिविडेंड से यहाँ पर क्या मुराद है। तो हमने इसमें तो तकरीबन 6 चीजें उसने बताई हुई हैं कि 6 क्या होती है। ये कह रहे हैं जी लोन वाला जरा एक्सप्लेन कर दें। मैंने कहा कि टोटल आप बेटा पूछ रहे हैं कि इनको एक्सप्लेन कर दूं लोन वाले को, कि सिर्फ इसी का पूछ रहे हैं डिविडेंड का? अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया है लोन वाला मैं पूछ रहा हूँ, ये सारा कह रहे हैं रिपीट कर दूं। सिचुएशन जो है, अच्छा सारी सिचुएशन मैं आपको बता। देखें, अगर आपको एग्जाम में या प्रैक्टिकली पूछा जाए कि जनाब लोन किन किन शक्लों के अंदर, लोन जो है वो किन किन शक्लों में टैक्स होता है पाकिस्तान में, हालांकि लोन कैपिटल रिसीट है। देखें, ये तो मेरी इनकम नहीं है ना, मैंने किसी से पैसे लिए और वापस करने हैं, तो ये मेरी इनकम क्यों बनेगी, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैंने उसकी 3 सिचुएशंस आपको बताई है। नंबर 1, अगर कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से लोन ले और वो 10 लाख से ज्यादा हो तो उस लोन का 10% आपकी सैलरी में ऐड किया जाता है। नंबर 1। सेक्शन 39 के अंदर जो हमने बात की थी वो ये की थी कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है, अगर कोई साहब किसी से लोन या एडवांस लें अदर देन बिजनेस, बिजनेस की मैं बात नहीं कर रहा एडवांस की, तो वो कैश में ले लें तो वो टोटली टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तीसरी सिचुएशन यहाँ पर है, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई शेयर होल्डर है, वो अपनी कंपनी से लोन ले, मैक्सिमम कहाँ तक, उसके जो क्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वहां तक ले, और साल के एंड तक वो पे ऑफ ना करे, तो उसके लिए क्या बन जाएगा ये, उसके लिए ये उसकी इनकम बन जाएगी, डिविडेंड इनकम बनेगी, और उसके ऊपर उसको 15% टैक्स देना है। ये 3 सिचुएशन मैंने आपको बताई हैं कि जब ये होगा, राइट। और इसके अलावा कुछ चीज, अगर उन्होंने कहा कि अगर उसी साल लोन लेके उसी साल वापस कर दे, तो किस लोन की बात कर रहे हैं, ये वाला, इसकी तो नहीं है, ये वाला लोन। शेयर होल्डर अगर लोन उसी साल लेके वापस कर देगा तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा, नहीं होगा, फिर टैक्स नहीं देगा वो। बल्कि मैंने आपको एक और सिचुएशन भी बताई है यहाँ पर कि अगर उसने लोन लिया और अगले साल वापस किया, तो जो इस साल उसने टैक्स दिया है वो अगले साल जाके क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने अगले साल जाके जब भी वापस करेगा तो ये अमाउंट उसको रिफंड हो जाएगी। ये भी है, उसी साल लेके उसी साल वापस कर दिया तो खत्म। अगर उस साल लिया तो टैक्स देगा, किसी और साल वापस किया तो उस साल जाके उसका रिफंड बन जाएगा, वो रिफंड ले सकता है जी। और कोई सवाल? जी बेटा बताएं जी, इसमें इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो आपका? अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर वो लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वो लोन जो है वो लोन ही रहेगा, वो टैक्स होगा। लॉ ने ये नहीं कहा कि अगर आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो फिर ये लोन उसको डिविडेंड नहीं बनेगा, फिर भी ये डिविडेंड बनेगा ही बनेगा। ठीक है जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थी इसकी जो आज मैंने आपके साथ वो डिस्कस करनी थी। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर एक चैप्टर में एंड के ऊपर एक चीज मौजूद थी, वो भी जरा मैं आपको बताता चलूं। ये सारी चीजें हमने एसोसिएट की डेफिनेशन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह डिस्कस कर लिए थे। एग्जेम्पशंस और कंसेशंस की बात हमने कर ली थी। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको सिर्फ रीड कर लीजिएगा, आखिर में कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको रीड कर लीजिएगा।